इसका एक्सटर्नल नॉइज से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर एक्सटर्नल सर नॉइज बेसिकली होगी ये है तो अगर एक्सटर्नल नॉइज होगी तो उसके लिए एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो। ठीक है, जो एक्सटर्नल नॉइज है दैट इज इंटरफेरेंस, या हम अगर नॉइज को भी कंसिडर करें तो दैट इज नॉर्मली SINR, सिग्नल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइज रेशो। इस तरह से तो सिग्नल टू नॉइज रेशो का क्या मकसद है और इसकी क्या फ़ायदा है सर आपको? इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके सिग्नल में सिग्नल पावर कितनी है और नॉइस पावर कितनी है। आपके सिग्नल में सिग्नल पावर कितनी है? चलें, ये बात तो आपका जवाब ठीक है कि एस का मतलब है कि अच्छा, क्या ये खाली रिसीवर के लिए इम्पोर्टेंट होती है या ट्रांसमीटर के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, ये बताएं। सर रिसीवर के लिए ही होती है मेरा ख्याल है। रिसीवर के लिए ही होती है। अभी आपने पिछले सेमेस्टर में कौन से इसकी लैब की है कि डिजिटल कम्युनिकेशन की है, किसकी लैब की है? डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए की है सर। डिजिटल सर आई कम्युनिकेशन थिंक दोनों के लिए तो इम्पोर्टेंट होगी SNR। अच्छा, इसकी इसकी इक्विवेलेंट जो पैरामीटर है आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा प्रोबेबली, आई थिंक EB ओवर एन नॉट। यस यस सर। ठीक है, और इस साइड पे आपने बिट एरर रेट देखा होगा, राइट? ऐसा कुछ होगा, इधर ये और इधर ये, कुछ ऐसा किया था आपने? जी सर। अच्छा, ये वाला एनालिसिस वर यू डूइंग इट एट द रिसीवर साइड और वर यू डूइंग इट एट द ट्रांसमीटर साइड? रिसीवर। रिसीवर साइड, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि SNR इज इक्विवेलेंट टू EBN naught, या EBN naught is equivalent to SNR. This is for analog systems, this is for digital systems, okay? एक बात हो गई। This is only important for receiver side, it is not important for transmitter side। दूसरी बात हो गई, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से इफ इट इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर रिसीवर साइड, तो जो सिग्नल पावर है उसका मतलब ये हुआ कि वट एवर सिग्नल पावर इज बीइंग रिसीव्ड एट योर रिसीवर टर्मिनल्स, ठीक है, दैट इज योर सिग्नल पावर। ठीक है, मतलब इस S/N में सिग्नल पावर इज व्हाट ट्रांसमीटर हैज सेंट, और दरमियान में जो कोई भी अटेनुएशन आई है बिकॉज इट इज़ अ वायरलेस ट्रांसमिशन, तो देयर वुड बी सम अटेनुएशन, वायर्ड में भी अटेनुएशन होती है। तो एट द रिसीवर टर्मिनल्स जहाँ पे यू हैव टू मेक अ डिसीजन व्हाट इज द सिग्नल पावर, व्हाट इज द सिग्नल पावर दैट यू आर रिसीविंग, तो वो तो हो गई आपकी सिग्नल पावर एट द रिसीवर। अब एन के बारे में आप मुझे बताइए कि ये किस तरह की नॉइज है, व्हाट यू थिंक? और ये आपने पढ़ा है ना, तो प्रॉब्ली यहाँ पे आपको कुछ पता चला होगा, क्योंकि एन नॉट EB ओवर एन नॉट ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। सिर्फ ये है कि ये डिजिटल है और ये एनालॉग है, तो इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है। तो अगर आप मुझे एन नॉट के बारे में बता सकें या एन के बारे में बता सकें कि ये क्या चीज़ होती है, और अगेन फ़ायदा भी बताइए कि इसका क्या फ़ायदा है। सही है, इलेक्ट्रिकल नॉइज हो सकती है और जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती है, और लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। बेटा नॉइज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। आई डो नॉट नो व्हाई यू आर सेइंग इट एज एन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये बात सही है कि इसका फ़ायदा यानी नॉइज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। मेरा पॉइंट था कि EB ओवर एन नॉट को डिटर्मिन करने का क्या फ़ायदा है, या इस पूरी वैल्यू का क्या फ़ायदा है आपको? व्हाई डू यू सर डिटर्मिन इट, नॉइस व्हाई? सर नॉइस थर्मल नॉइस होगी जो सिस्टम में नॉइज, इंट्रोड्यूस होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, नॉइज इज थर्मल नॉइज, ओके। और सर अच्छा, इस पैरामीटर का ये फायदा होता है कि हमें रिक्वायर्ड SNR चाहिए होती है। अगर उससे कम SNR आएगी, नॉइज ज़्यादा है, सिग्नल कम है, तो आपका जो रिसीवर होगा वो सही तरीके से डिटेक्ट नहीं करेगा चीज़ों को, या क्यों आपकी जो क्यों क्यों सिग्नल है क्यों वो, क्यों क्यों क्योंकि सर क्यों नॉइज नहीं का करेगा? लेवल ज़्यादा है।
और सिग्नल का लेवल कम है। हाँ, अब ये नॉइज सिस्टम की इस केस में इंटरनल नॉइज है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो कोई भी प्रोसेसर लगा हुआ है, और इसकी बहुत एक अच्छी एग्जांपल क्लासिकल अगर आप देखें तो हमेशा हम ये देते हैं कि आपके पास एक ऑसिलोस्कोप है, आप ऑसिलोस्कोप को ऑन कर दें तो उसकी स्क्रीन के ऊपर यू आर ऑलवेज इवन यानी एट जीरो लेवल यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसे ही ना, इट इज़ नॉट अ फ्लैट लाइन ऑलवेज, यू आर गेटिंग सम डिसरप्शन, और आपने उसको किसी भी चीज़ के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो जनरली दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एट योर डिस्प्ले इज द इंटरनल नॉइज of that oscilloscope, ठीक है। अब the thing is, in order for any signal to be represented on the screen of the oscilloscope, जो incoming signal power है उसकी वैल्यू नॉइज के वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसका डिस्प्ले देख सकेंगे ना अलहदा से, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू नॉइज से कम होगी, नॉइज फ्लोर से कम होगी, तो आपको स्क्रीन पे तो ऑलरेडी पहले से ही ये नज़र आ रहा था, यू वोंट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट कि आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है क्या वो उसकी इंटरनल नॉइज है या फिर एक्सटर्नल सिग्नल आपको रिसीव हो रहा है। तो इन ऑर्डर फॉर एनी communication system to work, the received signal power at the terminals, ठीक है, it should be greater than the noise floor of the system या of the receiver, ठीक है। मेनली ये जो नॉइज है जो बार बार आप लोग कह रहे थे कि एक्सटर्नल है, मेनली इट इज सिस्टम्स इंटरनल नॉइज, लेकिन इट कैन हैव सम एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल, यानी इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी कुछ इनपुट हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी लेकिन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि एक्सटर्नल नॉइज की वजह से इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो। क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो आपके जहन में हो शायद, जहाँ पे एक्सटर्नल नॉइज जो है हमारी ट्रांसमिशन को ख़राब कर रही हो या उसकी वजह से हमारी सिस्टम की नॉइज बढ़ रही हो? कभी आपने जो ये होती हैं हाई टेंशन वायर्स, सर्वर रूम्स, ट्यूबलाइट्स, क्या कभी आपने इनकी कोई आवाज़ महसूस की है? हाई टेंशन वायर्स के पास से आप गुजर रहे हो यस सर, या होती है। आपके, ओके, सर्वर रूम्स में, जी सर। ठीक है, फैंस की भी आवाज़ होती है जो कूलिंग फैंस होती हैं, और वैसे भी जो सर्वर्स होते हैं उनकी आवाज़ होती है। ट्यूबलाइट्स के पास आपने कभी कोई आवाज़ सुनी? यस सर। ओके, ये सारी की सारी अगर इनकी आवाज़ है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम वाइब्रेशन, या मैं ख्याल है जुमेरात को परमानेंटली चेंज कर देते हैं क्योंकि मेरी 2 बजे तक लैब होती है और आज वो मियाँ वाला भी सेशन है 2 से 4, तो मैं अभी यानी अभी से लेके बिजी हूँ, मेरी क्लास खत्म होती है फिर मैं 15 मिनट के लिए कर लेता हूँ लैब से पहले, तकरीबन 11:15, मतलब अभी 10:30, 10:50 हुए हैं तो 11:15 था। हाँ ठीक, सॉरी बच्चों। ओके, तो ऑल ऑफ दीज आर सोर्सेज ऑफ नॉइजेस, ठीक है, एंड दे आर, ये जो बजिंग साउंड है इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो वायरलेस सिस्टम्स होते हैं, ये जो हमारा एंटेना होता है, ये तो एक ऐसी ही डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैप्चर करता है, राइट? ऐसे ही है ना? तो बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड टू कैप्चर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन एंटेना इज़ अ डिवाइस दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कैप्चर एक्सटर्नल नॉइज, ठीक हो गया। और क्योंकि एक जो रिसीवर है उसके टर्मिनल्स के ऊपर हमने हमेशा एक एंटेना लगाया हुआ होता है,
तो जब हम इस पॉइंट के ऊपर SNR कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो नाउ देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस SNR. वन इज द इंटरनल नॉइज, ठीक है, and the other one is which is the noise which is coming from the external sources such as probably this or this, ठीक है। क्या आपको पता है कि ये जो सिस्टम की इंटरनल थर्मल नॉइज है, इसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं? व्हाट इज द क्वांटिफिक व्हाट इज द वेरिएबल या पैरामीटर जो कि हमें इसके बारे में बताता है कि किसी भी सिस्टम की नॉइज कितनी है? सर वैसे हम इसे तो इक्विवेलेंट AWGN नॉइज से करते हैं। क्या कभी आपने इसका नाम सुना है? क्या कभी आपने सिस्टम इक्विवेलेंट टेम्परेचर का नाम सुना है, या कभी आपने ये फॉर्मूला देखा है? क्या कभी आपने ये फॉर्मूला देखा है? आपने EB ओवर एन नॉट पढ़ा है ना, तो क्या कभी आपने एन नॉट देखा है कि एन नॉट की क्या डिस्क्रिप्शन है? AWGN से आप उसको इस वजह से मेजर करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही आप ऑसिलोस्कोप को ऑन करेंगे तो AWGN जो नॉइज है उसकी एक तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एडिटिव है, ठीक है, वो वाइट है, और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉसियन है, ठीक है। तो वाइट का मतलब ये है कि इट इज ऑन ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक हो गया। ए का मतलब है कि इट इज एडिटिव, यानी इट इज नॉट गोइंग टू, इट इज ओनली गोइंग टू डिस्टर्ब द सिग्नल्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये उसको स्केल अप स्केल डाउन नहीं करेगा, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिर्फ यानी उसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशन लेके आएगा, ठीक है। गॉसियन का मतलब ये है कि उसका जो मीन है वो जीरो के ऊपर है, इट हैज़ अ जीरो मीन एंड इट हैज़ सम स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नॉइजी सिस्टम होगा तो मीन फिर भी ज़ीरो रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर लेस नॉइजी सिस्टम होगा या एफिशिएंट सिस्टम होगा तो मीन फिर भी ज़ीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होगी, ठीक है। तो मेनली इट वुड बी ज़ीरो। लेकिन अब ये तो बात हो गई मैथमेटिकल मॉडलिंग की ऑफ द नॉइज, लेकिन एक्चुअली फिजिकली दिस नॉइज इज मॉडल्ड एज बाय, क्योंकि हमने इसको कहा ना कि ये थर्मल नॉइज है, ठीक है, हम इसके लिए थर्मल नॉइज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोगों ने मुझे बताया। तो थर्मल नॉइज इज ऑलवेज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है, ऐसी बात ही है, थर्मल नॉइज इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। हम जो हमारे सर्वर रूम्स हैं, क्या हम कोशिश करते हैं कि उनको हम कूल डाउन रखें, या हमने आपने देखा होगा प्रोसेसर्स के ऊपर हमने फैंस लगाए होते हैं, हीट सिंक्स लगाए होते हैं, क्यों लगाए होते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिजिकली वो बर्नआउट भी होगा, और दूसरा ये कि उसकी जो थर्मल नॉइज है वो भी इंक्रीज करेगी, यानी उसका जब फिजिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट बढ़ेगा तो जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं इनके अंदर गेट्स होते हैं, डोपिंग हुई भी होती है, इलेक्ट्रॉन होल्स ये वो इस तरह से, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, कंडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब हीट होती है तो वो कोलिजन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, जब ज़्यादा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है तो उनकी इंटरनल नॉइज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम जो थर्मल नॉइज़ है या जो सिस्टम की इंटरनल नॉइज़ है उसको हम हमेशा टेम्परेचर से क्वांटिफाई कर सकते हैं, और हम उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं सिस्टम का इक्विवेलेंट टेम्परेचर, ठीक है, सिस्टम का इक्विवेलेंट टेम्परेचर। और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? के से, विच इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और दूसरी चीज़ हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बैंडविड्थ से। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा ना कि एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, आपने कहा कि उसे हम मॉडल करते हैं। अब ये तो तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज पे हैं, तो आपका कम जितना आपका कम बैंड होगा ऑपरेशन, यानी इफ़ यू आर ऑपरेटिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, तो जितना आपका नैरो बैंड होगा उतना कम हिस्सा आप नॉइज़ का ले रहे होंगे, ठीक है। जितना आपका वाइड बैंड होगा
उतनी ज़्यादा नॉइज़ आपको मिल रही होगी, ठीक है, क्योंकि नॉइज़ की फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है ना, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब कर रही होगी। तो इसलिए हम जो के और टी की वैल्यूज़ को हम बैंडविड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल नॉइज़ पावर विद इन दैट बैंडविड्थ मिल रही होती है, ठीक है। अगर हम नॉइज़ डेंसिटी की बात करें तो दैट इज़ नॉइज़ पावर पर हर्ट्ज, तो उसमें फिर बैंडविड्थ जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो दैट इज़ ओनली इक्विवेलेंट टेम्परेचर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो नॉइज़ पावर जो है, जो यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो में आती है, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिस्टम का इक्विवेलेंट टेम्परेचर एंड बैंडविड्थ, ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि सिस्टम की जो नॉइज़ है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम की अपनी इंटरनल नॉइज़ और एंटेना की वजह से जो एक्सटर्नल कंपोनेंट नॉइज़ का ऐड हो रहा है वो, ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि इसको क्वांटिफाई किया है सिस्टम की इंटरनल नॉइज़ को एक सर्टेन टेम्परेचर से, ठीक है, और उसकी थ्योरी ये है कि चले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको इस तरह से मॉडल करते हैं कि हम लेते हैं एक रेजिस्टर, ठीक है, सॉरी ये इंडक्टर बन गया, एक रेजिस्टर लेते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता हीट अप करते हैं और हमें पता है कि इसको हीट अप करेंगे तो ये नॉइज़ जनरेट करना शुरू कर देगा। तो सिस्टम की जो टोटल नॉइज़ है उसको हम मैच करते हैं, जब सिस्टम की टोटल नॉइज़ इसके बराबर हो जाती है तो इसका जो भी टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये सेम नॉइज़ ऑफ दिस सिस्टम जनरेट कर रहा होता है तो हम कहते हैं जी वो सिस्टम का इक्विवेलेंट टेम्परेचर है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन चले दैट इज़ नॉट दी वो क्या कहते हैं अभी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ आपकी इन्फो के लिए मैंने बता दिया। तो जो एंटेना है वो एक्सटर्नल नॉइज़ ऐड अप कर रहा होता है सिस्टम में, क्योंकि हमने क्वांटिफाई किया है सिस्टम की नॉइज़ को नॉइज़ टेम्परेचर से। तो इसी तरह हम एंटेना को भी, एंटेना को जो नॉइज़ का फैक्टर है उसको भी हम क्वांटिफाई करते हैं विद दैट ऑफ द टेम्परेचर, और उस पैरामीटर को हम कहते हैं एंटेना टेम्परेचर, ठीक हो गया। जो एंटेना टेम्परेचर है उसको हम ब्राइटनेस टेम्परेचर भी कहते हैं। इफ़ यू लुक एट इट तो दिस इज सेज इक्विवेलेंट टेम्परेचर, तो एंटेना का जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है दैट इज आल्सो कॉल्ड द ब्राइटनेस टेम्परेचर। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एमिसिविटी, ठीक है, किस चीज़ की एमिसिविटी ये मैं आपको बताता हूँ, एंड द फिजिकल मॉलिक्यूलर टेम्परेचर ऑफ द एंटेना, ठीक है। एमिसिविटी का क्या मतलब है, हमारे पास हर जो बॉडी है दुनिया में जो बनी हुई है दैट इज अ रेडिएटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, और हर बॉडी जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर एनर्जी रेडिएट करती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी किस फ्रीक्वेंसी में एनर्जी रेडिएट करती है, किस बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम में? इंफ्रारेड में, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारी अपनी बॉडी की भी एक सर्टेन एमिसिविटी है, ठीक है, लेकिन ये बात है कि वो एमिसिविटी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, राइट, ऐसे ही है, ओके। तो जो नेचुरल एमिटर्स जो हमें कंसिडर करने होते हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं एंटेना के पर्सपेक्टिव से, वो ये हैं ग्राउंड यानी हमारी ज़मीन। तो जो ग्राउंड है उसकी एमिसिविटी और एंटेना के फिजिकल टेम्परेचर अगर इसको हम करें आपस में, तो हमारे पास रफली ग्राउंड के लिए जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर बनता है या ब्राइटनेस टेम्परेचर बनता है दैट इज रफली अराउंड 300 केल्विन, ठीक हो गया। स्काई एट जेनिथ, ठीक है, एंटेना ग्राउंड टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली आपका एंटेना ग्राउंड के करीब लगा हुआ होता है, ठीक है। स्काई का टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो डिश एंटेनाज हैं, सैटेलाइट के जो एंटेनाज हैं, वो नॉर्मली दे आर लुकिंग एट दी स्काई, ठीक है। तो अगर बिल्कुल आप जेनिथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, जेनिथ डायरेक्शन का मतलब है बिल्कुल 90 डिग्री योर अप, अगर आप देख रहे हैं तो टेम्परेचर इज अबाउट, यू विल रिसीव अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 केल्विन, ठीक है। लेकिन अगर आप होराइजन पे देख रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्रीज, अब आप देखें होराइजन में यू आर क्लोजर टू ग्राउंड। अगर आप होराइजन पे देख रहे हैं तो योर टेम्परेचर रेंज इज फ्रॉम 100 टू 150 डिग्रीज केल्विन, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ग्राउंड की तरफ देखना शुरू कर दें, अपने एंटेना को आप जमीन की तरफ पॉइंट कर दें, ठीक है, तो यू विल बी रिसीविंग
आपको यहाँ पे जो टर्मिनल्स के ऊपर जो टेम्परेचर आपको ब्राइटनेस टेम्परेचर मिल रहा होगा इट वुड बी 300 केल्विन। और जो अब अगर हम उसको नॉइज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम इसी तरीके से n इज इक्वल टू KTB से यहाँ पे 300 आ जाएगा केल्विन, बैंडविड्थ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी नॉइज पावर आ रही है फॉर दिस 300 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो brightness temperature emitted by different objects is picked up by the antenna as antenna temperature। जो एंटेना टेम्परेचर ब्राइटनेस टेम्परेचर को हम एंटेना टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी टेक द ब्राइटनेस टेम्परेचर विच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। जैसे क्यों फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि स्काई के केस में इफ यू आर लुकिंग एट 90 डिग्रीज तो इट हैज अ डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू, होराइजन पे डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू, टुवर्ड्स ग्राउंड इट इज डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू। तो अराउंड द एंटेना देयर वुड बी अ प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट प्रोबेबली, ठीक है, एक प्रोफाइल होगा ब्राइटनेस टेम्परेचर का, ठीक है, ऑन वट एवर फ्रीक्वेंसी आर ऑपरेटिंग। देन वी स्केल इट फ्रॉम आवर गेन, क्योंकि ये हमारे एंटेना का इनपुट है, ठीक है, और फिर हम उसको उसी से नॉर्मलाइज भी कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो वी गेट दी एंटेना टेम्परेचर। रिसीवर के ऊपर एंटेना के पर्सपेक्टिव से जो नॉइज आ रही है, देन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बैंडविड्थ एंड एंटेना टेम्परेचर, ठीक है। फर्दर ऑन हो सकता है कि एंटेना का अपना फिजिकल टेम्परेचर भी हो, ठीक है, मसलन एंटेना जो है वो किसी ठंडे इलाके में लगा हुआ है, प्रॉब्लम अंटार्कटिका में लगा हुआ है, स्टिल इट इज लुकिंग एट द स्काई, तो स्काई का टेम्परेचर तो उतना होगा, लेकिन एंटेना का अपना फिजिकल टेम्परेचर इज वेरी लो। हो सकता है एंटेना सहारा डेजर्ट में लगा हुआ है, तो स्काई हैज द सेम टेम्परेचर ओवर देयर उसकी एमिसिविटी की वजह से, लेकिन एंटेना का अपना फिजिकल टेम्परेचर इज नाउ एट अ हायर वैल्यू, ठीक हो गया। तो हमें ये पता है कि एंटेना के फिजिकल टेम्परेचर की वजह से लॉसेज होंगे। फिर देयर इज अ चांस कि एंटेना और रिसीवर के दरमियान में एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। So now how to calculate the total temperature which is the representative of antenna at this particular point, ठीक है। जो TR है वो तो रिसीवर का है, उसका मैंने आपको बताया कि एक डिफरेंट तरीका है, और एंटेना का जो टेम्परेचर है यहाँ तक इस पॉइंट तक जो एंटेना की कंट्रीब्यूशन है उसमें इट वुड बी TB which is the brightness temperature by virtue of the objects। then there would be some addition due to physical temperature of the antenna जिसको हमने TAP में कन्वर्ट किया है, ठीक है, एंड देन देयर वुड बी सम उसको क्या कहते हैं इफेक्ट ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन लाइन एज वेल, ठीक है। तो हाँ जी, तो नाउ दीज आर ऑल द टेम्परेचर्स। TA जो इस पॉइंट के ऊपर है, दिस इज एंटेना टेम्परेचर या एंटेना को जो कंट्रीब्यूशन एट द रिसीवर्स। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, इट हैज TA विच इज द एंटेना नॉइज टेम्परेचर एट द एंटेना टर्मिनल्स, जो कि आगे से निकला है TB से, ठीक है, मतलब ये जो TB है इसको हमने TA में कन्वर्ट किया है गेन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है। सर TAP जी बेटा। सर TM क्या था पीछे वाली स्लाइड में, वो जो कहाँ पे बेटा? मोलेकुलर फिजिकल टेम्परेचर था, इससे पिछली सर। ये वाला जी सर। बेटा, ये उस बॉडी का जो फिजिकल टेम्परेचर है सोर्स का जिसकी वजह से, जी सोर्स का, जी ठीक है। जी ओके। तो ओके, ठीक है। तो TAP is the antenna temperature due to its physical temperature, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। TP is the actual antenna physical temperature, और इसमें ये EA का जो फैक्टर है, this is the antenna thermal efficiency, ठीक है। ठीक है, और फिर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी वजह से कुछ अटेनुएशन होगी, तो दिस इज द अटेनुएशन कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अल्फा, L is the length of the transmission line and T naught is the physical temperature of the transmission line, ठीक है।
So now if you look at it, this is the first so this is how we scale it. This is by virtue of the transmission line, ठीक है, and these two are by virtue of the antenna itself, ठीक है, where this one is due to the source and this one is due to the physical temperature of the antenna, ठीक है। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे, अगर एंटेना डायरेक्टली कनेक्टेड है रिसीवर के ऊपर तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ये दोनों पार्ट्स फिर भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो एंटेना टेम्परेचर is because of the brightness temperature of the source and also due to the physical temperature of the antenna. Now इस part को भी आप कम कर सकते हैं by making thermal efficiency 100%, ठीक है, या by taking physical temperature to a zero value, ठीक है। आप एंटेना को बहुत ज़्यादा कूल डाउन अगर कर दें और यहाँ पे फिजिकल टेम्परेचर को आप 0 केल्विन कर दें तो फिर ठीक है, ये वाला कंपोनेंट सारे का सारा 0 हो जाएगा एंड यू विल ओनली हैव वट एवर इज कमिंग ड्यू टू द सोर्स जिस एक्टिविटी, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, इस वजह से बिकॉज एवरी सिस्टम हैज़ अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो and in order for the receiver to discriminate between signal and noise, signal to noise ratio की वैल्यू एक सर्टन वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या सिग्नल की पावर नॉइज पावर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिग्नल की पावर कितनी होनी चाहिए वो हमें तब तक पता नहीं चल सकेगा जब तक हमें टोटल नॉइज पावर का पता नहीं होगा, ठीक है। तो नॉइज पावर अब इस केस में रिसीवर के ऊपर भी डिपेंडेंट है और एंटेना और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो इन सारों को कंबाइन करके हम नॉइज पावर कैलकुलेट करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि हाउ मच पावर वी रिक्वायर at the signal at the receiver input terminals so that it can be discriminated from the noise, ठीक है। जी बेटा बताइए। सवाल है जी जी बेटा बताइए। सर, ये जो टी नॉट वाली टर्म है आपने कहा था कि ये 0 हो जाएगी, किस केस में होगी सर ये 0? बेटा ये वाली टर्म मैंने आपको कहा था कि अगर देखें जो ये टी ए है, अगर एंटेना के साथ कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगी हुई, मसलन आपने देखा होगा हमारा जो वाईफाई रूटर है, ठीक है, इसमें जहाँ पे हमारा कनेक्टर लगा हुआ है तो कनेक्टर के साथ ही बिल्कुल एक हमने एंटेना कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली, उसमें कोई वायर या केबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिश है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में डिश लगा हुआ है तो जो डिश का वो रिसीवर है ना हमारे पास, उसमें और जो डिश का एंटेना है इसके दरमियान में एक केबल है, ठीक है। तो दिस इज दी, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। तो अगर ये वाली अरेंजमेंट है तो ये वाला सारे का सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन दरमियान में इन्वॉल्व ही नहीं है, एंटेना डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर ये वाली अरेंजमेंट है जहाँ पे एंटेना है, दरमियान में एक केबल है और फिर रिसीवर है, तो अब हमने हमेशा सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे रिसीवर के इनपुट के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि नॉइज के कंपोनेंट्स हैं एंटेना की वजह से नॉइज और ट्रांसमिशन लाइन की वजह से नॉइज और फिर रिसीवर की वजह से नॉइज। यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स है सिर्फ 2, जो रिसीवर की वजह से नॉइज है वो आएगी यहाँ पे और जो एंटेना की वजह से नॉइज है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये बात मैं कर रहा था कि ये वाला सारी की सारी चीज 0 हो जाएगी इफ देयर इज नॉट अ ट्रांसमिशन लाइन अवेलेबल। जी तो बेटा। जब ट्रांसमिशन लाइन हटाएंगे तो अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी हट जाएगी या वो रहेगी अपनी जगह? जी वो भी खत्म हो जाएगी, फिर ये जो स्केलिंग का फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। सर ये थर्मल एफिशिएंसी क्या चीज़? सॉरी बेटा मुझे कुछ कह रहे हैं? सर ये थर्मल एफिशिएंसी क्या है एंटेना की? वो तो नॉर्मल बेटा एफिशिएंसी होती है देखिए ट्रांसमिशन और थर्मल एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल चले हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर की और कार्बन की, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको आपको ज़्यादा हीट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू राइज इट्स टेम्परेचर?
क्या ख्याल है आपका? कॉपर और दूसरा क्या? कार्बन फाइबर या कार्बन ले लें। चले कॉपर ले लें और प्लास्टिक ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, चले। सर कॉपर को कम हीट चाहिए होगी एज कम्पेयर टू ठीक है, जो ओके। तो अब आप ये देखिए कि एंटेना के पर्सपेक्टिव से थर्मल एफिशिएंसी का ये मतलब होगा कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि जिनके ऊपर हीट का इफेक्ट कम होगा। अगर हम उन मटेरियल्स के एंटेना बना सकें तो फिर हमारे लिए आसानी होगी ना। हमारा जो एंटेना, जो फिजिकल टेम्परेचर है उसका इफेक्ट कम होगा ऑन दी एंटेनाज, यानी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका कम इफेक्ट होगा ऑन दी एंटेनाज बॉडी या एंटेनाज टेम्परेचर, क्योंकि जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है वो टेम्परेचर के राइज या फॉल से इनसेंसिटिव है। तो थर्मल एफिशिएंसी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। ओके सर। ठीक है, ओके। अब इस एग्जांपल को देखिए, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। उन्होंने ये कहा, यहाँ पे आप बुक में से भी इसको देख सकते हैं। व्हाट इज सेइंग इज के इफेक्टिव एंटेना टेम्परेचर ऑफ अ टारगेट at the input terminals of the antenna is 150 K. ठीक है, assuming antenna is maintained at a thermal temperature of 300 Kelvin, ठीक है, and has a thermal efficiency of 99%. It is connected to a receiver on X band, ठीक है, ये आपकी बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी हो गई। और जो वेव गाइड या जो ट्रांसमिशन लाइन है ये उसका लॉस कोफिशिएंट है, ठीक है, जिसको हमने अल्फा कहा है, ठीक है, डीबी पर मीटर। एक सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पीछे फॉर्मूला में है उसमें अल्फा को कंसिडर किया जा रहा है नेपियर्स पर मीटर। तो अगर ये डीबी पर मीटर है तो इसको लेटर ऑन आपने कन्वर्ट करना है नेपियर्स पर मीटर में, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल टेम्परेचर ऑफ द एंटेना विच इज, हमने प्रीवियसली आई थिंक इसको टीपी कहा हुआ है। ये ब्राइटनेस टेम्परेचर है, तो दिस इज आई थिंक जो था टी ए, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको भी मेंटेन किया हुआ है 300 केल्विन पे, तो दिस इज टी नॉट, ठीक है। फाइंड द इफेक्टिव एंटेना टेम्परेचर, तो आपने टोटल जो टी ए है ये इसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले टीपी को, टीएपी को कैलकुलेट किया यूजिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो 300 और थर्मल एफिशिएंसी यहाँ से आपके पास ये आ गई। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, दिस इज TAP, दिस इज T नॉट, एंड दिस वन, ये जो पीछे हमने फॉर्मूला दिखा है TA, ठीक है, ड्यू टू दी सोर्स, ठीक है। और अल्फा को जो है वो कन्वर्ट किया है नेपियर्स पर मीटर में। तो जो टोटल एंटेना टेम्परेचर बना दिस इज 190 केल्विन। और अब अगर आप इसकी वजह से इफ यू वांट टू डिटरमिन दैट हाउ मच नॉइज पावर यू आर गेटिंग, तो यू कैन मल्टीप्लाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज योर टेम्परेचर जो कि केल्विन में आएगा, एंड देन दिस इज योर बैंडविड्थ, ये पूरी पूरी, ठीक है। तो डेल्टा एफ, तो यहाँ से आपके पास नॉइज पावर आ जाएगी, ठीक है। डज इट मेक सेंस और नॉट? ओके, तो ये चैप्टर 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड चैप्टर 2 में हमने मेजरली इन क्वांटिटीज़ को हमने देखा है, कुछ सर्किट लेवल पे जिसमें एंटेना टेम्परेचर है, रेडिएशन रेजिस्टेंस है, फिर एंटेना लेवल पे और ये कुछ स्पेशल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने देखा है। फर्दर ऑन ये कि आप अगर एंटेना पैरामीटर्स जो इस बुक में या इस चैप्टर में हमने कवर किए हैं उनकी समरी 2.3 टेबल में अवेलेबल है पेज नंबर 12 में।
तो if you look at this one, तो area of the sphere, solid angle, pointing vector, radiated power, radiation density of isotropic radiator, रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टिविटी क्या होती है, बीम सॉलिड एंगल क्या होता है, मैक्सिमम डायरेक्टिविटी आप कैसे डिटरमिन करते हैं, डायरेक्टिविटी के जो पार्शियल डायरेक्टिविटीज़ हैं या जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, अप्रॉक्सीमेट डायरेक्टिविटीज़ के कुछ फार्मूलाज, और ठीक है ये ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न के लिए डायरेक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं। गेन को हमने देखा है, रेडिएशन एफिशिएंसी को हमने देखा है, ये इसको हमने तब देखा था जब इक्विवेलेंट सर्किट को देख रहे थे। लॉस रेजिस्टेंस, इन फॉर्मूलाज को हमने नहीं देखा, ये इन्होंने यानी डाइपोल के लिए स्पेसिफिकली कैलकुलेट करके बताई हुई है। गेन डायरेक्टिविटी इनटू एफिशिएंसी इज गेन, जिस तरह डायरेक्टिविटी के पार्शियल कंपोनेंट्स हैं इसी तरह इसके भी हैं, गेन के भी। सो इम्पिडेंस को हमने, इन चीज़ों को हमने नहीं देखा, बीम एफिशिएंसी, पोलराइजेशन लॉस, इनको हमने नहीं देखा, इनको हम लैब में थोड़ा अभी देख लेते हैं। एंटेना इम्पिडेंस को हमने देखा है, और फिर इफेक्टिव एरिया को हमने इस तनाजुर में नहीं देखा। हाँ जी, इफेक्टिव एरिया हमने नहीं देखा। अपर्चर एफिशिएंसी को हमने देखा है। फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन को हमने नहीं देखा, लेकिन ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है नॉर्मली बिटवीन in order to model that how much power you need to transmit so that you receive certain signal power at your receiver। ठीक, यानी SNR में एक कंपोनेंट ये भी होता है, जब हमें नॉइज पावर का पता चल जाता है तो फिर हम कहते हैं कि जी अच्छा SNR फॉर एग्जांपल 10 dB होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि सिग्नल पावर 10 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए नॉइज पावर से, तो वहाँ से फिर हमारे पास रिक्वायर्ड रिसीव पावर आ जाती है। फिर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन पावर क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मली फ्रीज इक्वेशन। इसी तरह रेडार रेंज इक्वेशन, अगर एक रेडार है उसमें भी यही क्राइटेरिया है कि रिसीव पावर आपको पता होती है और आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि ट्रांसमिट पावर कितनी होनी चाहिए, एंटेना ब्राइटनेस, टेम्परेचर और एंटेना टेम्परेचर। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमने कवर की हैं। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 आई गेस वायर एंटेना शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड नाउ। जनाब, एनी क्वेश्चंस? चलिए, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम इस मीटिंग को लीव करते हैं, 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, और अभी 11:20 हुए हैं तो 11:35 पे दोबारा से लैब के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।